नेक्स्ट इज फ्रेज। आपने सुना होगा, मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज यानी एक से ज़्यादा शब्दों का समूह, उसमें क्रिया नहीं होती लेकिन उसका कुछ अर्थ होता है। एक से ज़्यादा शब्दों का समूह जिसमें क्रिया नहीं होती, राइट, लेकिन फिर भी कुछ अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, इन जनरल, सामान्य रूप से, इन जनरल, सामान्य रूप से, इन फ्यूचर, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट मतलब थोड़े में। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। थोड़े में यदि बोलूं तो मैं तुमसे खुश नहीं हूं। पहले मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और फिर अंत में कहा थोड़े में यदि मैं बोलूं तो निष्कर्ष ये है, मैं तुमसे खुश नहीं। इन शॉर्ट आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। एट प्रेजेंट आई एम गिविंग ए लेक्चर। अभी फिलहाल, एट प्रेजेंट मतलब अभी फिलहाल। एट प्रेजेंट आई एम गिविंग ए लेक्चर। प्रेजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। जनरल क्या है? एडजेक्टिव है। फ्यूचर क्या है? एडजेक्टिव है। उसको देखिए कैसे फ्रेज में बदल दिया, कैसे एडजेक्टिव में कुछ शब्द लगा के फ्रेज बन गया। इन लगा दिया तो इन शॉर्ट हो गया, इन जनरल हो गया, इन सीक्रेट हो गया। एट प्रेजेंट हो गया, एट लगाने से एट प्रेजेंट। फॉर गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। फॉर लगाने से क्या मीनिंग हुआ? अच्छे के लिए नहीं। आई एम डूइंग इट फॉर गुड, सदा सदा के लिए। फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए। आई एम लीविंग रायपुर फॉर गुड। आई एम लीविंग रायपुर फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए। ही लेफ्ट फॉर हेवन फॉर गुड, हमेशा के लिए वो चले गए, मतलब स्वर्गस्थ हो गए। फॉर गुड, फॉर लगाने से गुड में जो एडजेक्टिव है, देखिए मीनिंग बदल गया। फ्रेज है, एक अलग मीनिंग आ गया। एट बेस्ट, आप कुछ मदद मांग रहे हैं मुझसे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ। आप 5,000 मांग रहे हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 रुपये दे सकता हूँ। कैसे, क्या बोलूँ? एट बेस्ट आई कैन गिव यू 100 रुपीज़। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए क्या शब्द है? एट बेस्ट। एट बेस्ट आई कैन गिव यू 100 रुपीज़, दैट्स ऑल। फ्रेज बन गया, नया अर्थ निकल गया, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। बेस्ट मतलब तो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन एट लगाने से देखिए मीनिंग बदल गया। और ये जो उपयोग हैं, ऐसे उपयोग एडजेक्टिव के हमारी बोलचाल में बहुत काम आते हैं और हमारी भाषा को बहुत सुंदर बनाते हैं। सो वी मस्ट नो दीज फ्रेजेस। द नेक्स्ट इज थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन। थिक माने मोटा, थिन माने पतला। क्या अर्थ हुआ इसका? ये तो है तो एडजेक्टिव, थिक एंड थिन, पर यदि इसमें थ्रू लगा दिया तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। थ्रू थिक एंड थिन माने अच्छे और बुरे दिनों में, सभी प्रकार के दिनों में। आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं सभी तरह की स्थितियों में तुम्हारी मदद करूंगा। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, वो हमेशा मेरे अच्छे बुरे दिनों में बाजू में खड़ा रहता है। थ्रू थिक एंड थिन, राइट। बेटर और फॉर वर्स, फॉर बेटर और फॉर वर्स, चाहे अच्छे के लिए या चाहे बुरे के लिए। आई कैन गिव यू इन ब्लैक एंड वाइट, ये तो आपने बहुत सुना होगा। अरे यार मैं ब्लैक एंड वाइट में दे देता हूँ, मतलब क्या होता है? सफ़ेद कागज़ में काली इंक, यानी लिख के दे सकता हूँ। आई प्रॉमिस यू इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगा। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिख कर। ब्लैक का मतलब काला, वाइट माने सफ़ेद, दोनों एडजेक्टिव हैं, पर इन ब्लैक एंड वाइट लिखा तो उसका मीनिंग बदल गया। इसका मतलब हुआ लिख कर दे देना। राइट और रॉन्ग मतलब सही या गलत, करते जाओ।
राइट और रॉन्ग, कीप डूइंग योर वर्क। सही हो या गलत हो, अपना काम करो, लक्ष्य बस सामने रखो, काम करते जाओ, राइट और रॉन्ग। सिमिलरली, फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स। देखिए, बैड पॉजिटिव है, मूलावस्था है, दूसरा वर्स जो है कंपैरेटिव है, उत्तरावस्था है। फ्रॉम बैड टू वर्स मतलब क्या हुआ? स्थिति बदतर हो जाना। देन हिज हेल्थ वेंट डाउन फ्रॉम बैड टू वर्स, उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया और गिरता चला गया। सो हिज कंडीशन बिकेम बैड, फ्रॉम हिज कंडीशन बिकेम फ्रॉम बैड टू वर्स। उसकी गरीबी और बढ़ती चली गई, उसकी स्थिति और बदतर होती चली गई। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, दिस इज अनदर ब्यूटिफुल फ्रेज, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ। लॉन्ग माने लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। क्या अर्थ हुआ? द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ मतलब देखो भाई, मैंने जितना आपको बोला है, या देखो जो तुम इतना पढ़ रहे हो, इतनी लंबी कहानी, इसका निचोड़ क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ मतलब निचोड़। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव सेड इज, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ ऑल दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट यू मस्ट चेंज। जितना मैंने बोला है उसका एक निष्कर्ष है, और वो क्या है? तुम बदलो, बेहतर के लिए बदलो। यू चेंज फॉर द बेटर। मैंने बताया ना आपको, फॉर द बेटर, बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए बदलो। फॉर द बेटर फ्रेज। बैड टू वर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया संक्षिप्त में, थोड़े में। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मतलब बिफोर माने पहले, लॉन्ग यानी लंबा। लेकिन बिफोर लॉन्ग का अर्थ इससे पहले कुछ होए, इससे पहले बात आगे निकल जाए, इससे पहले ज़्यादा समय गुजर जाए। बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू ए हायर पोस्ट। अब ज़्यादा समय नहीं होगा जब उसको हायर पोस्ट पर अपॉइंट कर देंगे। बिफोर लॉन्ग मतलब, बिफोर मतलब पहले, लॉन्ग माने लंबा, इससे पहले, ऐसा नहीं। इसका अर्थ हो जाएगा बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट। अब ज़्यादा समय नहीं है जब उसे ऊंचा पद दिया जाएगा। दिस विल हैपन बिफोर लॉन्ग। अब ज़्यादा समय नहीं, अब जल्दी होने वाला है। एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल। एट प्रेजेंट आई एम इन डिफिकल्टी, फिलहाल मैं कठिनाई में हूँ। ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, मैंने आपको बताया। एट बेस्ट वी कैन गिव यू 1000 रुपी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 1000 ही दे सकता हूँ। एट बेस्ट ही इज़ ए क्लेवर गाय, एट बेस्ट ही इज़ ए क्लेवर गाय, बट ए पोएट ही इज सर्टनली नॉट। एट बेस्ट ही इज़ ए क्लेवर राइटर, बट पोएट ही इज सर्टनली नॉट। ज़्यादा से ज़्यादा, एट बेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। एट बेस्ट आई कैन रीच बिलासपुर इन 2 आवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मैं 2 घंटे में पहुँचूंगा, उससे पहले नहीं पहुँच सकता। एट बेस्ट। नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, आई विल हैव टर्म्स, ऑल टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट। जितनी भी शर्तें हैं, जितनी भी बातचीत हुई है, उसकी जो शर्तें हैं वो सब हम लिख देंगे इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट इज, दैट फ्रेंड स्टूड बाय मी। देखिए, टू स्टैंड बाय वन, स्टैंड बाय मी के साथ खड़े होना। टू स्टैंड बाय मी, टू स्टैंड बाय के साथ खड़े होना। टू स्टैंड बाय हिम, उसके साथ खड़े होना। टू स्टैंड बाय मी, मेरे साथ खड़े होना। राम ऑलवेज स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। अच्छे बुरे दिनों में भी, सभी समय, पूरे समय सतत रूप से राम मेरे साथ रहा। साथ रहा मतलब फिजिकली नहीं, उसने मेरा साथ दिया, साथ देना। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में। राइट और रॉन्ग, माई कंट्री, ये एक बहुत बड़ा नारा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसके बारे में आप बार बार जिक्र पढ़ेंगे। ये नारा है, स्लोगन था एक, राइट और रॉन्ग, माई कंट्री।
सही हो या गलत, ये मेरा देश है। मेरे देश की आलोचना मैं बाहर बर्दाश्त नहीं करूंगा। We were denied democracy, sir. We had to snatch it, seize it from you. With the greatest reluctance, it was conceded in India's case after 150 years of British rule, and that too with limited franchise. The fact is very simply, sir, that we are not talking about reparations as a tool to empower anybody. They're a tool for you to atone for the wrongs that have been done. And I am quite prepared to accept the proposition that you can't evaluate, put a monetary sum on the kinds of horrors people have suffered. Certainly no amount of money can expiate the loss of a loved one, as somebody pointed out there. You're not going to be able to figure out an exact amount. But the principle is what matters. The fact is that to speak blithely of sacrifices on both sides, as an analogy was used here, a burglar comes into your house, ransacks the place, stubs his toe, and you say, well, there was a sacrifice on both sides. That, I'm sorry to say, is not an acceptable argument. ना ही मेरे देश की आलोचना मैं बाहर वालों के द्वारा बर्दाश्त करूंगा। मेरा देश है, सही या गलत। मेरा परिवार है, सही या गलत। मेरा स्कूल है, सही या गलत। मेरे शिक्षक हैं, सही या गलत। ये जो इस बात को लेके चलते हैं, दे राइज अप। राइट और रॉन्ग, इट्स माय स्कूल। राइट और रॉन्ग, इट्स माय कंट्री। ब्यूटीफुल स्लोगन। सही या गलत, उसको बोलते कैसे हैं? राइट और रॉन्ग। मैं क्या बातें कर रहा हूँ अभी? विशेषणों की। ये सब विशेषण हैं, लेकिन विशेषण को किस में बदल दिया गया है? नाउन्स में। विशेषण को किस में बदल दिया गया है? फ्रेजेस में। फ्रेज क्या हैं? कुछ ऐसे वाक्य जिनके बिल्कुल नए अर्थ, कुछ ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया नहीं होती पर नए अर्थ रहते हैं। एक से ज़्यादा शब्दों के कॉम्बिनेशन से कुछ एक नया अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे विशेषणों के कॉम्बिनेशन से जो अर्थ निकल रहे हैं उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आई एम अफ्रेड ही इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मुझे चिंता है। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे चिंता है। वैसे अफ्रेड का अर्थ होता है घबराना। वैसे अफ्रेड का अर्थ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टाइगर। टाइगर से मत डरो। लेकिन यदि मैं कहता हूँ आई एम अफ्रेड द वेदर इज गोइंग टू बिकम बैड, मुझे चिंता है कि मौसम अब और ख़राब हो जाएगा। आई एम अफ्रेड ही इज सीन गोइंग टू डाई, मुझे डर है, चिंता है कि अब वो मर जाएगा। आई एम अफ्रेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू पास। आई एम अफ्रेड दैट ही विल नॉट बी रीचिंग बिफोर नाइट, मुझे चिंता है, मुझे डर है, भय है। वहाँ पे आई एम अफ्रेड। अब यहाँ वाक्य क्या है? आई एम अफ्रेड दैट मैन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, उसकी स्थिति बदतर हो रही है। मुझे चिंता है कि उसकी स्थिति बदतर हो रही है। और जो मैंने एक और बताया था, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लंबा और छोटा, ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डोंट लाइक यू। कुल मिला के मेरा निष्कर्ष ये है, कुल मिला के, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट मतलब निष्कर्ष। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू इज दैट आई डोंट ट्रस्ट यू। कुल मिला के मैं जो इतनी बातें किया हूँ उसका निचोड़, निष्कर्ष ये है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूजन। दिस इज phrases made out of adjectives having altogether different meanings, and phrases are beautiful. They add ornament and beauty to your language, so you must use these phrases. Now let's come to the next one. How do we use noun as adjective? Till now we studied how do we use adjectives as noun. How do we make adjectives nouns? एडजेक्टिव को या विशेषण को संज्ञा कैसे बनाए, यह भी हमने सीखा। अब हम देखिए क्या संज्ञाएं भी विशेषण बन सकती हैं? यस, संज्ञाएं विशेषण बन सकती हैं। कैसे? उदाहरण के लिए, आई मेट ए कॉटेज गर्ल। कॉटेज मतलब क्या होता है? कॉटेज यानी झोपड़ी। आपने सुना होगा कॉटेज इंडस्ट्री।
सुना है कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? ऐसे उद्योग जो घरों में, गांव के घरों में जो चलते हैं, अगरबत्ती बनाना, सूत काटना, मिट्टी के छोटे छोटे सामान बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, गांव में चलने वाले, गांव के घरों में चलने वाले छोटे छोटे उद्योग को कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। उससे बना है कॉटेज गर्ल। आई नो ए कॉटेज गर्ल, मतलब एक ऐसी लड़की जो कॉटेज बैकग्राउंड की है, कॉटेज में रहती है, जरूरी नहीं, कॉटेज बैकग्राउंड की है। तो यहाँ कॉटेज क्या है? कॉटेज यानी झोपड़ी। मैंने बताया झोपड़ी क्या है, विशेषण है कि संज्ञा है? संज्ञा है। तो आई नो ए कॉटेज गर्ल, संज्ञा का विशेषण जैसा उपयोग किया है, ऐसी लड़की जो झोपड़ी में जैसी है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम। कैसा गेम? कंप्यूटर जैसा। कंप्यूटर क्या है? नाउन है। उसका उपयोग यहाँ कैसे हो रहा है? एडजेक्टिव जैसा। कैसा गेम? कंप्यूटर जैसा गेम। व्हाट काइंड ऑफ गेम? कंप्यूटर टाइप ऑफ गेम। So computer, which is otherwise a noun, is being used as adjective here when we say that I play computer games. So ये कॉटेज गर्ल जैसे शब्दों को जानने के बाद, जिसका मीनिंग है कॉटेज का घरेलू उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, इसको जानने के बाद अब हम आगे आते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषणों की स्थिति क्या रहती? वाक्य जब बनता है तो उसमें विशेषण कहाँ आता है, किस रूप में आता है? एक होता है गुणवाचकता के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक ही विशेषण, प्रायः संज्ञा से तुरंत पहले आता है। एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ की गुणवत्ता बताता हो, किसी चीज़ को एट्रीब्यूट बताता हो, किसी चीज़ की एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी समझ लीजिए, किसी चीज़ की गुणवाचकता बताता हो तो वो उस चीज़ के पहले आता है। यानी चीज़ है तो संज्ञा है, इसका मतलब वो संज्ञा के पहले आएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ? इस क्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी वाक्य में विशेषण कहाँ पर रहते हैं, किस ढंग के विशेषण कहाँ पर आते हैं वाक्यों में। तो पहला जो है वो है किसी चीज़ की यदि विशेषता बता रहा है, किसी चीज़ का गुण बता रहा है, तो जिस चीज़ का गुण बता रहा है उसके पहले आ जाता है विशेषण। उदाहरण के लिए किंग अशोका वॉज ए जेनरस किंग। किंग अशोका वॉज ए जेनरस किंग। किंग या अशोका वॉज ए जेनरस किंग। तो किंग क्या है? नाउन है। अशोका भी नाउन है, लेकिन किंग के पहले लगेगा जेनरस, क्योंकि कैसा राजा था बताना है हमको, तो क्या बोलेंगे? उदार राजा था। उदार राजा था, राइट। वेयर आर यू गोइंग माई प्रेटी मेड? मेड यानी MEDE, मेड यानी MED, मेड माने बना। मेड जो है वो किस क्रिया का भूतकाल है या सेकंड फॉर्म है? मेक का। मेक माने बनाना। बनाना से बनता है बना। वहाँ स्पेलिंग क्या है? MAKE। मैं बात कर रहा हूँ MAID। बनाना की स्पेलिंग क्या है? MAKE। और भूतकाल में या V2 फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में MAKE का पास्ट टेंस क्या होगा? MADE, बनाया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेड, MAID, मेड यानी लेडी सर्वेंट, राइट। मेड यानी लेडी सर्वेंट। So what is the sentence? Where are you going, my pretty maid? लेडी सर्वेंट को कह रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो? प्रेटी माने सुंदर, प्यारी, राइट। और मेड का अर्थ होता है एक तरह लड़कियां भी प्यारी, राइट। रोजी चीक्स। रोजी चीक्स। चीक माने गाल, CHEEK, चीक्स यानी गाल। और ठुड्डी को क्या बोलते हैं? शिन, CHIN, उच्चारण है शिन। याद रखिए चिन नहीं है, उच्चारण है शिन। तो कैसा गाल? रोजी गाल, मतलब गुलाबी।
ROSY, ROSE से बना है रोज, रोज से बना रोजी चीक। चीक यानी गाल और शिन माने ठुड्डी। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं? आपको बता रहा हूँ कि किसी संज्ञा को यदि कोई क्वालिटी बता रही है तो वो क्वालिटी जो है वो ठीक संज्ञा के पहले आ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर fearful trip is done. It's a very well known famous poem in English literature. O captain, my captain is the title of that poem. उसकी जो एक लाइन है उसमें लिखा है आवर fearful trip is done. Trip is noun, trip यानी यात्रा, जर्नी। कैसी जर्नी? खतरनाक, भयानक, डरावनी। हमारी डरावनी यात्रा समाप्त हुई। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर fearful trip is done. तो fearful एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है? यात्रा का। तो ठीक यात्रा के पहले किसका एट्रीब्यूट है? ट्रिप का। तो ठीक ट्रिप के पहले वो एट्रीब्यूट आ गया है fearful। अब देखो आगे कि अर्थ में अंतर देखिए। दो सेंटेंस आपको हैं, ए ग्रेट नोबल मैन सन, ए ग्रेट नोबल मैन सन, और दूसरा है ए नोबल मैन्स ग्रेट सन। यहां देखिए समझने की चीज है, एट्रीब्यूट किसका है, किसका गुणवाचक है, किसकी गुणवाचकता बता रहा है, किसकी गुणवाचकता की ओर इशारा है। ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट नोबल मैन्स सन, नोबल मैन का लड़का। कैसे नोबल मैन का? ग्रेट नोबल मैन का लड़का। यानी ग्रेट शब्द किसके लिए? नोबल के लिए। नोबल मैन मतलब क्या होता है? दरबारी। दरबारी को बोलते थे नोबल मैन, ठीक है, दरबारियों को। तो बड़ा दरबारी, ग्रेट नोबल का लड़का। तो इसमें ग्रेट कौन है? नोबल है। और दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे इसमें सेंटेंस में ए नोबल मैन्स ग्रेट सन। यहां पर ग्रेट कौन है? लड़का ग्रेट है, दरबारी नहीं। तो इसका मतलब आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि एट्रीब्यूट जिस संज्ञा के पहले आया वो एट्रीब्यूट उस संज्ञा के लिए है। पहले वाक्य में या पहले इसमें सेंटेंस, पहले एग्जाम्पल में ग्रेट शब्द है वो किस संज्ञा के पहले आया? नोबल के पहले। तो वो एट्रीब्यूट जो है वो नोबल के लिए है। और दूसरे में एट्रीब्यूट जो है वो सन के लिए आया, तो वो उसके लिए कहलाएगा, सन के लिए ग्रेट कहलाएगा। इन अदर वर्ड, एट्रीब्यूट that precedes the noun is the attribute for that particular noun, and it comes just before the noun, right? कई बार क्या होता है कविताओं में, सामान्यतः विशेषण जो है वो संज्ञा के बाद लिख देते हैं राइम लाने के लिए, कविता में थोड़ा सा, कविता में भाव लाने के लिए, लय लाने के लिए कई बार उसको संज्ञा के बाद लिख देते हैं, तुरंत बाद। जैसे उदाहरण के चिल्ड्रन डियर, डियर चिल्ड्रन होता है लेकिन चिल्ड्रन डियर ऐसा बोल के कवि कहना चाहता है कि मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे ओ मैन विथ सिस्टर डियर, डियर सिस्टर ना बोल करके सिस्टर डियर बोल रहा है, क्योंकि आगे की कविता की लाइन में कहीं पर उसको राइम लाना है, उसको लय लाना है, तो डियर के साथ कुछ और शब्द यूज़ कर रहा है जो उसकी लय में आए। तो इसलिए कई बार, लेकिन कविताओं में होता है जो एक अपवाद है, जहाँ पर एट्रीब्यूट्स को संज्ञा के बाद लेते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, जब बहुत से विशेषण एक ही संज्ञा के लिए उपयोग हों, यानी एक ही संज्ञा के लिए जब बहुत से विशेषण हों तब क्या होता है? संज्ञा के बाद आते हैं। संज्ञा के लिए कई विशेषण हों तो क्या होगा? बाद में आएगा। There lived a man hale and bold. There lived a man hale and bold. Hale माने खुश, स्वस्थ। Bold माने bold जो आप समझते हैं, bold मतलब खुले दिल का, खुला। There lived a man hale and bold. ये दोनों विशेषण हैं और किसके लिए हैं? मैन के लिए। विशेषण किसके लिए आता है? नाउन के लिए। इस वाक्य में नाउन कौन सा है? मैन है। मैन के लिए विशेषण आ रहा है तो बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि दो दो विशेषण हैं।
तो अंग्रेजी में जब एक से ज़्यादा विशेषण एक ही संज्ञा के लिए तो बाद में भी ले सकते हैं। द किंग फियरलेस एंड रिजोल्यूट। फियरलेस एंड रिजोल्यूट, फियरलेस मतलब जो डरपोक ना हो, बहादुर, और रिजोल्यूट मतलब जो ठान लेता है। द किंग रिजोल्यूट एंड फियरलेस, राजा जो बात का ठानने वाला था और बहादुर था। ऐसा नहीं बोलते बात के बहादुर वाला और बात का बहादुर और दृढ़ निश्चयी राजा, नहीं, हम बोलेंगे राजा जो दृढ़ निश्चयी और बहादुर था। तो ये बाद में आता है, राइट। अभी हमने फ्रेज सीखा और एक से एक सुंदर फ्रेज हमने देखे। उसी फ्रेज को लेकर कुछ अभ्यास भी हैं, कुछ प्रैक्टिस भी हैं। जैसे जब कोई फ्रेज अर्थ स्पष्ट करने के लिए विशेषण के रूप में देते हैं तो वो संज्ञा के बाद आता है। एनी फ्रेज विच इज देयर टू गिव क्लियर मीनिंग, टू मेक द मीनिंग वेरी क्लियर, इट कम्स आफ्टर द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ए मैन फर्टाइल इन रिसोर्सेस। फर्टाइल मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में या एग्रीकल्चर में, फर्टिलिटी उपजाऊ, फर्टाइल यानी उपजाऊ, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन। ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन आइडियाज। Sardar Vallabhbhai Patel, a farmer's son who devoted his life in the service of his country and countrymen, the Iron Man of India. A rare personality, he was a barrister who studied in England. If he wanted, he could have become a lawyer to earn wealth and could have lived a life of luxury like that of British. But he chose the most difficult and less treaded path. The path was to serve his nation. He had always been a man who lived with this undeterred commitment and courage till his last breath. He knew how to fight his fear. आज कोई कहे कि हमने पार्लियामेंट तो बनाई, आजादी पाली, लेकिन ये पार्लियामेंट तो बच्चा है और हम केवल परदेशियों की नकल करना नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट। तो हमें हिंदुस्तान के ढंग के अनुसार जो पार्लियामेंट बनानी हो, पैदा करनी हो, तो केवल उसी के पर नजर रख के हमें चलना नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता कि कम से कम जब तक हिंदुस्तान मजबूत न हो, उनकी नसों में रुधिर बहने न लगे ठीक तरह से, तब तक हमें आपस में एक दूसरे के सामने मोर्चा बांधने से कोई फायदा नहीं होता। यदि हमें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो उसमें काफी कुर्बानी करनी पड़ेगी। जो कुर्बानी हमने आजादी पाने में की, उससे दूसरी प्रकार की, और उसमें काम भी दूसरी प्रकार से लेना पड़ेगा। Besides Gandhiji, British rulers also believed Sardar Patel to be a natural leader who did not require experience. He played a prominent role in the building of Constitution, and his contribution in the administrative services of independent India is unforgettable. These administrative services are the byproduct of Sardar's efforts. The reason why we call Sardar the father of Indian administrative services of independent India. He also rehabilitated the destitute people who came to India after partition. Sardar Patel was deeply saddened to see the destructed state of Somnath Temple, which was plundered by several foreign raiders. And he pledged to rebuild the ruined temple. And look at the Somnath Temple today. It is the most visited religious place. एक ऐसा आदमी जो दिमाग जिसका बहुत चलता था, विचार बहुत आते थे, तो ही वॉज ए फर्टाइल मैन नहीं बोलेंगे, उसका बहुत गलत मीनिंग हो जाएगा। ऐसा आदमी जो उपजाऊ है वो अर्थ हो जाएगा। नहीं, हम ना कहना चाह रहे हैं ऐसा आदमी
जिसका दिमाग में विचारों की सतत उपज होती थी, जो लगातार नए नए विचार लेके आता था, ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारे सामान थे, he was a man fertile in ideas, he was a man fertile in resources, resource माने संसाधन. Next is a Sikh taller than any other in the country, a Sikh taller than any other, उससे ऊंचा. So this is about certain examples. Now let us come to the next one. We are in the process of almost finishing the learning of adjectives and its various aspects. We come to the next aspect, correct use of adjective. There are few adjectives which are very incorrectly used. बहुत गलत तरीके से उनका उपयोग होता है कई adjectives का. तो अभी हम थोड़ा सा उन adjectives को देखें, उनका सही उपयोग क्या है. और वो adjective जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया, कुछ शब्द old, older, elder, farther, further, later, later, ऐसे यहाँ भी कुछ ऐसे शब्द हैं एडजेक्टिव जिनका उपयोग आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया सम का उपयोग कब होता है. क्वांटिटी या डिग्री करने के लिए हम सम का उपयोग करते हैं. क्वांटिटी मात्रा, या डिग्री कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बताने के लिए हम मात्रा का उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, I have some mangoes. I have some mangoes. I will buy some fruits, some vegetables. मात्रा बताने के लिए. लेकिन any शब्द का उपयोग कब होता है? any शब्द का उपयोग होता है जब नेगेटिव मीनिंग में लेना हो, निषेधात्मक मीनिंग में लेना हो, या प्रश्नवाचक करना हो. I will not buy any mango. ये नेगेटिव मीनिंग क्या है? नेगेटिव का अर्थ क्या है? नेगेटिव का अर्थ ये हुआ जिसका ठीक सम से उल्टा मीनिंग निकला. मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा. आई विल नॉट बाय एनी मैंगो. मैं अब कुछ भी नहीं खरीदूंगा. आई विल नॉट बाय एनी बुक. तो ऐसा जब मीनिंग हो तब एनी आता है. आई विल नॉट बाय सम बुक ये नहीं बोलते. सम मतलब होता है कुछ, और एनी मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग में. और या एनी को हम, जैसे मैंने बताया, प्रश्नवाचक कहता है. हैव यू बॉट एनी मैंगो? क्या तुमने कुछ मैंगो खरीदा? हैव यू बॉट एनी मैंगो? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी. सम इज पॉजिटिव, सम कुछ, और एनी मतलब नेगेटिव मीनिंग. नो आई हैव नॉट बॉट एनी. ऐसा नहीं बोलेंगे नो आई हैव नॉट बॉट सम. No, I have not bought any. लेकिन यदि निश्चयात्मक वाक्य है, यानी सर्टन वाक्य हैं, तो उसमें any का प्रयोग if के साथ हो सकता है. if के साथ कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए, will you have some ice cream? will you have some ice cream? जिसका उत्तर हाँ में निकलना है. यस, आई विल हैव एनी आइसक्रीम. यदि मैं एनी उत्तर देता हूँ, मतलब क्या हुआ? मैं कोई सा भी आइसक्रीम लेने को तैयार हूँ. ख्याल रखेंगे, यदि मैं एनी बोल, यस आई कैन हैव एनी आइसक्रीम, मीन्स मैं कोई सा भी, चोकोबार भी, कोकोनट भी, मैंगो भी, सीताफल भी, गुआवा भी, ऐसे आइसक्रीम, पाइनएप्पल भी लेने को तैयार हूँ. वो एनी हो गया. लेकिन यदि मैं बोलता हूँ यस आई विल हैव सम आइसक्रीम, मतलब मैं थोड़ा आइसक्रीम लूँगा. मैं ना नहीं कर रहा हूँ, निश्चित कर रहा हूँ. निश्चयात्मक, निषेधात्मक नहीं. सो ये अंतर आपको एनी और सम में आपको समझ. विल यू हैव सम आइसक्रीम? विल यू हैव, व्हाट आइसक्रीम विल यू हैव? आई विल हैव एनी आइसक्रीम. कौन सा आइसक्रीम लोगे? मैं कोई सा भी ले लूँगा. आई लव ऑल टेस्ट. और दूसरा है आई विल हैव सम आइसक्रीम. सेकेंड इज कुड यू लेंड मी सम मनी? टू लेंड मतलब उधारी देना, और टू बोरो मतलब उधारी लेना. ख्याल रखेंगे, टू लेंड मने उधारी देना, टू बोरो मने उधारी लेना. विल यू प्लीज लेंड मी
एनी मनी नहीं होगा। ही डिड नॉट लेंड मी एनी मनी हो सकता है, बट विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी। तो सम का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? कुछ पैसा।